ओके, सॉल्यूशन का क्विक रिकैप, ठीक है ना, जहां पे हम देखेंगे जो हमने आज तक शुरू से लेके पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये पीडीएफ मिल जाएगी, बस ध्यान से सोचना और सुनना, जहां ना समझ आए वहां पूछ सकते हो, प्रॉपर हम क्वेश्चन भी देख लेंगे उसी के। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने बेसिकली कुछ एक कंसंट्रेशन टर्म्स की बातें की। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में ज्यादा बढ़िया कौन है, या कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है, तो याद भी रखना भाई। कहाँ गया मोलैरिटी, ये रहा कैपिटल एम, ये है मोलैलिटी। ये टेम्परेचर से क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट। इसको यानी कि फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर कितना है, लेकिन इसको फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे आता है वॉल्यूम। पूछा जाता है रीजन, तो रीजन लिखोगे सिंस इन मोलैरिटी फॉर्मूला देयर इटसेल्फ वॉल्यूम इज देयर, इट मींस on increasing the temperature or decreasing the temperature, since volume get affected, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं molarity will also get affected, मतलब वो चेंज हो जाएगी। it means it is depending on the temperature, while increasing और decreasing दोनों में ही फर्क आएगा। ये नहीं कि सिर्फ बढ़ाओगे तो ही चेंज आएगा, घटाने में भी चेंज आएगा। जबकि मोलैलिटी के अंदर मोल्स आ रहा है और मास आ रहा है। मोल्स तो एक नंबर होता है, जैसे तुम लोग 4 लोग हो, तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ अलग होगा? 4 तो 4 ही रहोगे, तो ये तो कांस्टेंट रहना है। वेट मास भी टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हालांकि अगर हम बहुत ज्यादा सुपर नोवा वाले टेम्परेचर पे चले जाएं, जिस टेम्परेचर पे तारे वगैरह होते हैं, तारे तुम्हें पता होगा गैसियस होते हैं और उन पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत। इसी वजह से उनकी लाइट दिखती है तुम्हें बहुत दूर से, वैसे वो लाइट आ रही होती है लगभग 100 मिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स के दूर। एक लाइट ईयर का मतलब होता है जब लाइट एक साल में जितनी भी टोटल डिस्टेंस चलती है, एक साल में कितने सेकंड होते हैं? काफी ज्यादा होंगे। अरे भाई 8700 समथिंग कुछ होते हैं, अब याद नहीं है, लेकिन 8000 समथिंग, सॉरी 87,000 समथिंग होते हैं सेकंड्स। तो इतने सारे जो सेकंड्स हैं, और एक सेकंड में लाइट कितना चलती है? कितना स्पीड भी पता होगा लाइट की? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट। कितना चलती है समझ रहे हो? एक सेकंड में कितने किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर। फिर भी सन से अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट 24 सेकंड और कुछ मिली सेकंड, 16 मिली सेकंड, मतलब 8 मिनट लग जाते हैं वहां से आते आते सन से। यानी अगर सन गायब भी हो जाए तो भी हमें कब पता चलेगा? लगभग 8 मिनट 24 सेकंड के बाद। क्यों? क्योंकि जैसे ही गायब होगा वो वाली लाइट तो अभी पहुंची नहीं होगी धरती पे, तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे कि अच्छा खत्म हो गया सूरज। समझ रहे हो? पर खैर, तो ये चीजें हमने खैर बात की बेवकूफी में, परंतु मेन याद रखना मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या फर्क है। मोलैरिटी हमारे पास क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, जबकि ये टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता है। तो ये रीजन अगर पूछे तो आप लोग फॉर्मूला लिख के बता देना, सिंस मास इज नॉट डिपेंडिंग तो ये भी नहीं डिपेंड करेगा, सिंस वॉल्यूम इज डिपेंडिंग तो ये भी डिपेंड करने लगता है। फिर हमने थोड़ा बहुत मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, हालांकि इसमें और भी है पर यहाँ मेन लिखे रखे हैं हमने। वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, काफी चीजें और भी पढ़ी, पीपीएम पीपीवी के बारे में। बट जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है, मोल फ्रैक्शन। यूनिट क्या होती है मोल फ्रैक्शन की? कई बार को क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिट लेस होता है, ठीक है ना। एमसीक्यू में आएगा तो लिख देना। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? तो जवाब है हाँ, ठीक है। नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पे क्या करेगी? डिपेंड करेगी, क्योंकि उसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि इक्विवेलेंट निकालो। ये कौन सा इक्विवेलेंट है? ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का? सेम वैसा ही होता है जैसे मोल्स का होता है। अगर मोल्स का फॉर्मूला याद है तो इसका भी लिख लोगे। मोल्स होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिखते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। और जो कि इक्विवेलेंट मास फर्दर क्या होता है भाई? मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो एन फैक्टर ऊपर चल जाना है,
तो ये फॉर्मूला है एक्चुअल में, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है ये, लेकिन नॉर्मेलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट को किससे डिवाइड करोगे, वॉल्यूम। हालांकि यहाँ पे इन लोगों ने ये सब, अच्छा यहाँ पे ml में करके 1000 यहाँ लिख दिया है, पर हमने 1000 वाला फॉर्मूला तो याद नहीं किया, हमने डायरेक्टली क्या किया है, लीटर में ही हमें रखना होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ पे उसको ml रखा है और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस है, अदरवाइज आप पहले से ही लीटर में कन्वर्ट कर लो, बात बराबर ही है, ठीक है। 1000 से फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर हमने देखे थे हेनरी लॉ और राउल्स लॉ, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है। तो राउल्स लॉ हमने दो केसेस में देखे। पहला केस था जब हमारे पास दोनों ही वोलाटाइल थे, दोनों कंपोनेंट क्या थे, वोलाटाइल। ये मान लो वोलाटाइल कंपोनेंट ए है और ये वोलाटाइल कंपोनेंट बी है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सिंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सो हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एक्स ए, वेयर पी नॉट ऑफ ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए। यानी जब सॉल्यूशन में केवल और केवल कौन था, ए था, उस टाइम पे जो भी प्रेशर रहा होगा प्योर कंपोनेंट का वो पी नॉट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन से तो पी आ जाएगा। यहाँ ज्यादा कौन होता है, इस पे कई बार एमसीक्यू बना है, विच इज ग्रेटर, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए और पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए, या फिर दोनों बराबर, बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो कौन ज्यादा होगा भाई, कौन कौन कहता है फर्स्ट होगा, जवाब है, देखो ऐसा क्यों है, मोल फ्रैक्शन हमेशा ही लेस देन 1 होगा, बहुत ज्यादा 1 हो सकता है लेकिन ज्यादातर क्या होगा, लेस देन 1। किसी भी चीज को अगर लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्दर वो और चीज छोटी हो जाती है। मतलब आपके पास 200 रुपए हैं, ठीक है, अगर इसको 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितने रुपए हो जाएंगे, कम होंगे या ज्यादा, हालांकि मल्टीप्लाई करने में बढ़ना चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई का मतलब ही होता है चीजें बढ़ जाना, हाँ बढ़ेगा, लेकिन कब, जब आपका नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो 1 से बड़ा है, जैसे कि 2, अब आंसर आएगा 400। लेकिन अगर ये नंबर 1 से छोटा है तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट छोटा हो जाता है, इट मींस इस पूरे चीज की वैल्यू छोटी होगी और यही पूरी चीज पी ए है, यानी पी ए छोटा होगा पी नॉट ए से। ये कई बार को क्वेश्चन बना है, इसलिए याद रखना भाई, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये पी ए के लिए लिखा है तो पी बी भी लिख सकते हैं, पी बी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी इंटू में एक्स बी के, तो हम टोटल प्रेशर भी लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी, याद रखना यहाँ पे नॉट नहीं लगाया। अब हम इसको लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। फर्दर आप एक्स ए और एक्स बी में भी रिलेशन जानते हो कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होगा, 1 के। कई बार को होता है एक्स ए दे देगा 0.1, पूछेगा एक्स बी कितना है तो 0.9 आंसर है, समझ रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो उसको कर लेना। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने बात करी थी आइडियल अच्छा हेनरी लॉ पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हेनरी लॉ को थोड़ा समझते हैं। हेनरीज लॉ, जैसा कि आदित्य ने एक बार को बोला था, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, उस समय सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ये बहुत स्टेटमेंट क्रूशियल है इसलिए इसी तरह लिखना है, इनसाइड लिक्विड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial pressure which is above the liquid। मतलब क्या है कहने का, एकदम एग्जांपल अगर तुम्हें समझाना है तो डायग्राम बना देना है ऐसे बॉटल करके, ये बॉटल है मान लो पेप्सी की, अरे चलो ये मान लो पेप्सी की बॉटल है 2 लीटर वाली, तो यहाँ पे अब कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमने CO2 गैस को भर के रखा है, पर ये CO2 जब हमने भरी होगी तो काफी हाई प्रेशर में इसको अंदर डाला होगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे, क्योंकि प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इनसाइड द लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी इनसाइड द लिक्विड क्या होगी, बढ़ जाएगी प्रेशर बढ़ाने से। तो वही होता है, प्रेशर जितना ऊपर बढ़ाओगे गैस उतना लिक्विड के अंदर घुसती चली जाएगी, यानी वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होती जाएगी। तो प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे, समझ गए क्या,
तो ये लॉ ने मतलब एक तरीके से तुमने क्या बोला था, स्पेशल केस है राउल्स लॉ का, ठीक है ना, क्योंकि दिखता भी सिमिलर है। इसका फॉर्मूला क्या है, पी ए विल बी इक्वल्स टू, हालांकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी को कई बार को मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखा जाता है, कुछ केस में आपने शायद देखा होगा सॉल्युबिलिटी को मोलैरिटी के टर्म में भी लिखा गया है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना किसके टर्म में लिखा है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं गैस का, और सॉल्युबिलिटी को ये भी बोल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब है कि कितना मोल फ्रैक्शन किसके अंदर डिसॉल्व है, या कितना कंसंट्रेशन किसी के अंदर डिसॉल्व है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है। अब अमाउंट प्रेजेंट को हम मोल फ्रैक्शन के नॉर्मली उससे भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ हम बता सकते हैं मोलैरिटी के रूप में भी, ठीक है। ये सभी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म ही है कि नहीं भाई। तो इस तरीके से बता सकते हैं, देख लेना। जब ये कांस्टेंट हटता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है KH मल्टीप्लाई में x। अच्छा यही क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो क्या सॉल्युबिलिटी और KH में रिलेशन देखना हो मुझे, तो क्या वो इनवर्स का रिलेशन आएगा, सोचो। इसीलिए ये चीज याद भी रखना भाई, ये चीज याद भी रखना कि अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो KH क्या हो जाएगा, कम। इनवर्स का रिलेशन होता है, हमेशा याद रखना KH और सॉल्युबिलिटी में इनवर्स का रिलेशन है। दो गैस अगर मैं दे दूं, उनके लिए KH वैल्यू तुम्हें पता है, तो जिसकी KH वैल्यू ज्यादा, वो गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी या लेस सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल। तो इस टाइप पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये चीज रिलेशन याद रखना, वही फॉर्मूला है, बस उसी को ही तोड़ मरोड़ के लिखा है। दूसरी चीज जो हेनरीज लॉ से आपसे पूछ सकते हैं, वो एनसीईआरटी में 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं कि स्कूबा डाइवर्स, नाम सुना है स्कूबा डाइवर्स का। स्कूबा डाइवर्स जब पानी के अंदर बहुत ज्यादा डाइविंग करने जाते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको ब्लेंड्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अब ब्लेंड्स क्या बीमारी है भाई, इसको भी समझते हैं। अरे जो भी स्पेलिंग गलत होगी, ब्लेंड्स बोलते हैं इसको। होता क्या है, शरीर में बड़ी ज्यादा दर्द होने लगती है, एकदम अजीबोगरीब। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, ज्यादा जिम विम कर लो तो क्या होता है, थोड़ा सा हाथों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है, क्रैम्प्स बोलते हैं उसको। उसी तरीके से यहाँ पे दर्द होती है शरीर में, ब्लेंड्स। अब ये क्यों होता है इसको समझो। मान लो मैं ही हूं, हाँ ठीक है, ठीक है, सही बात बोल रहे हो। पानी के नीचे जाते जाते क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से क्या चीज बढ़ती है भाई, इस लॉ ने क्या बोला है, प्रेशर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इनसाइड द लिक्विड। तो हमारे खून के अंदर नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि नॉर्मली इस प्रेशर में आपके खून में ज्यादा डिसॉल्व कौन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मुकाबले। इसीलिए आप ऑक्सीजन को बढ़िया से इनहेल कर पा रहे हो, क्योंकि जो लंग्स होते हैं उनके अंदर जो एल्वियोलीज हैं, वहां पे क्या होता है, डिफ्यूजन ही होता है एक तरीके का। तो गैसियस डिफ्यूजन हो रहा है, जिसमें से CO2 बाहर चल जाती है, O2 अंदर आ जाती है, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। पर जब वो पानी के अंदर चला गया तो प्रेशर बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस भी उसके ब्लड में घुस गई, नाइट्रोजन गैस भी क्या हो गई, उसके ब्लड में चली गई। अब जब वो ऊपर आया, तो अब नाइट्रोजन, क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो अब वो गैस बाहर निकलेगी शरीर से। जब वो शरीर से बाहर निकलती है तो वही दर्द करती है। अब तुम सोचोगे गैस कैसे शरीर से बाहर निकल जा रही है, देखो, अरे वो वाली गैस नहीं, मतलब क्या है, हमारी पूरी बॉडी छोटे छोटे पोर्स से मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है, उनके बीच में हल्का हल्का गैप है। अब तुम सोच रहे हो कि अगर इतना गैप है तो ब्लड बाहर क्यों नहीं आता है। बात है, एक बढ़िया सी पतली सी मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन वगैरह बोलते हैं। बॉडी के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर बहुत अच्छी चीजें हैं। तुम भी सोच के हैरान होगे कि कैसे बनी है बॉडी, ठीक है ना। इसीलिए हम मल्टी सेलुलर हैं। हमारी बॉडी में हर चीज के लिए सेपरेट, काम के लिए सेपरेट सेल्स हैं, सोचने के लिए नर्व सेल्स दे रखे हैं, जबकि कुत्ते लोगों को नहीं होता है। नॉर्मल जानवर के पास ये सेल होता तो वो ढूंढ ढूंढ के काटते आप, समझ रहे हो। अगर डॉग्स के पास ये सेल होता तो वो पक्का बदला ले लेते, जो उन्हें ईटा मारता है कि नहीं। जहां पाते उसको अकेले काट लेते, और उनको सोचने की क्षमता नहीं दी। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जिसको ये सारे सेल्स एक साथ मिल रखे हैं, इसीलिए हम काफी लकी भी हैं। और कुछ लोगों को देखो पैदाइशी नहीं भी मिलते हैं, काफी सारे डिसेबल लोग देखा होगा। तो अपने आप को हमेशा लकी फील करो, ठीक है ना, हमेशा खुश रहना है। इसीलिए खुशी बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई बात की बातें हैं, पहली क्या चीज है, प्रायोरिटी खुशी, ठीक है ना। खुशी तो कोई नहीं है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास हेनरी लॉ है। इसके बाद दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से,
आइडियल एंड नॉन आइडियल। डिफिनीशन पूछी जाएगी क्या होते हैं आइडियल, भाई वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो कर लें, वो सॉल्यूशन जिसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो, वो सॉल्यूशन जिसमें डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। केवल यही भी लाइन लिख दोगे तो भी नंबर मिलने के चांस ज्यादा हैं। और एक एग्जांपल, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी, क्योंकि बहुत आसान है। देखो हेक्सेन हेप्टेन, हेक्सेन और हेप्टेन का एग्जांपल, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन में टॉलिन डाल दोगे तो क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो ये 2 एग्जांपल। फिर भाई नॉन आइडियल में 2 केस होते हैं, नॉन आइडियल के अंदर 2 केस हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले और निगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले वो होंगे जो राउल्स लॉ से ज्यादा डेविएशन दिखाएंगे, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, यानी इसमें जो प्रेशर आएगा पीए, वो राउल्स लॉ वाला जो पी नॉट ए एक्स ए आ रहा था, हमारे पास पीए किसके बराबर होना चाहिए, पी नॉट ए एक्स ए के। ये किसने बोला था, राउल्स ने। बट जब तुमने प्रेशर देखा और वो अगर प्रेशर इससे ज्यादा आ गया पी नॉट ए एक्स ए से, यानी ये सॉल्यूशन कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन वाला। नॉन आइडियल तो हो गया क्योंकि इसने इक्वल इक्वल फॉलो नहीं किया, लेकिन नॉन इक्वल होने के साथ साथ ये पॉजिटिवली डेविएटेड है। अच्छा ये होता क्यों है, रीजन पूछता है, व्हाई पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस आर देयर। सो रीजन सिंपल सा ये है कि प्रेशर कब बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो दूर दूर एटम जाएंगे और फिर प्रेशर, जब दूर जाएंगे तो लड़ेंगे उधर दीवारों पे, प्रेशर बढ़ा देंगे। तो वही होता है यहाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है भाई, लिखा नहीं है पर जरूर लिखना, ये पॉइंट घट जाता है। ठीक है, हर चीज दूर होती है, हर चीज बड़ी होती है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करती है, बाकी सब बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हर चीज घट जाएगी लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इसके एग्जांपल याद रखिए। बोलता है इथाइल अल्कोहल में अगर साइक्लोहेक्सेन डालते हैं तो ऐसा ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों दिखाता है। तो रीजन इसका ये है कि अल्कोहल में मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, मॉलिक्यूल चिपके हुए थे, प्रेशर कम था। अब जैसे ही तुमने साइक्लोहेक्सेन डाला, ये आके उन बॉन्डिंग को तोड़ दे रहा है, बॉन्डिंग को क्या कर रहा है, तोड़ दे रहा है, और हाइड्रोजन मतलब अल्कोहल दूर दूर चला गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से प्रेशर भी बढ़ गया। समझे, ड्यू टू वीकनिंग इन द बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थी वो वीक हो गई, क्या हो गया भाई, कौन है, मधुमक्खी, मेडिकल की बच्ची है लग रहा है। तो ये एक एग्जांपल याद रखना। फिर बेंजीन प्लस एसीटोन का एग्जांपल याद रखना। नेगेटिव में तो मैंने बताया है, एसिड के साथ कभी भी पानी दिख जाए, कोई भी एसिड हो, नाइट्रिक नहीं, HCl प्लस वाटर दिख जाए, कभी भी एसिड प्लस वाटर लिखा हो तो कौन सा सॉल्यूशन, अरे निगेटिव डेविएशन वाला। ये एग्जांपल जरूर पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई ये है, बताओ ये किस टाइप का एग्जांपल है, किस टाइप के सॉल्यूशन का, तो नेगेटिव डेविएशन वाला एग्जांपल है। तो यार ये चीज अगर नहीं समझ आ रही है तो एक बार को समझना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेट किया गया है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लूज हो जाती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगी, वीक, और प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, कैसे, पानी का इस एसिड का जो H पॉजिटिव है वो बना लेता है, तो इसकी वजह से बढ़ जाती है और प्रेशर घट जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और टॉपिक है एजियोट्रॉप, शायद नाम नहीं सुना होगा, बहुत ही मतलब कभी पूछा नहीं जाता, पर अगर स्कूल के एग्जाम में पूछ लेते हैं तब के लिए बता दूं, एजियोट्रॉप वो सॉल्यूशन है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन प्रोसेस मतलब किसी चीज को हीट करना, जैसे इसके अंदर मान लो नमक मिला हुआ है इस पानी में, मैं हीट करता जाऊं पूरा पानी को एकदम उड़ा दूं तो बचेगा क्या, नमक, यानी मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। पर जरूरी नहीं कि हर सॉल्यूशन को आप इस मेथड से, मतलब उड़ा उड़ा के इवेपोरेशन के मेथड से अलग कर सको। और एजियोट्रॉप वही सॉल्यूशन होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग कांस्टेंट होता है, जिनमें दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो अगर आप एक को उड़ाना चाहोगे तो दूसरा भी उड़ता जाएगा, यानी दोनों कभी अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ उड़ेंगे नहीं। समझ रहे हो बात को, मतलब एक साथ ही उड़ जाएंगे, सॉरी, क्लियर है। तो एजियोट्रॉप क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल है, इक्वल बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। अब इसमें कई चीजें हैं, पॉजिटिव डेविएशन मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग, अब ये सब इतना डिटेल में मत जाओ, बस इतना याद रखो, वो सॉल्यूशन जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, जिनके दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, और जिनको सेपरेट करना
असंभव हो, लगभग बहुत मुश्किल हो, ठीक है। फिर हमने क्या देखी थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी थी। कौन कौन सी थी भाई, 4 ही थी हमारे पास। एक तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि बोलता है पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए बराबर एक्स बी। एक्स बी का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बी का मतलब क्या है सॉल्यूट, और ए मतलब सॉल्वेंट। सिमिलरली एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ये था, फ्रीजिंग पॉइंट ये था और ये था। इनके फॉर्मूले की कोई जरूरत है नहीं, आपको वैल्यू वैसे ही दे दी जाएगी, बट यहाँ पे देखो लिख रखा है, रेफरेंस बुक से उठाया मैंने ये। आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या था, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड दूसरा क्या था, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर द डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर, ठीक है। अच्छा, एसोसिएशन के लिए आई लेस देन 1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और डिसोसिएशन के लिए भाई आई बड़ा ही होगा 1 से, ऑब्वियस ही बात है, टूट जाएंगे तो नंबर ऑफ एटम आफ्टर द डिसोसिएशन बढ़ जाएंगे, तो ग्रेटर देन हो जाता है। चलो अब सवाल वाल लगाते हैं। ये थोड़े से ग्राफ राफ थे जो हमने देखे, जिनमें से ये ग्राफ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का बिहेवियर दिखा रहा है ये ग्राफ, स्ट्रेट लाइन जा रही है। ये क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन वाला, ऊपर उठ गया ना ग्राफ, लेस देन, हाँ जी, समझ रहे हो क्या, कैसे, क्यों लेस देन है, क्योंकि यार आफ्टर डिसोसिएशन, वहां पे आफ्टर एसोसिएशन क्या होंगे, नंबर कम हो जाएंगे। दो चीजें मिल गई तो कम नंबर हो गया, पहले 2 थी तो ऊपर वाला छोटा हो गया, नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा, तो रेशियो लेस देन 1। अच्छा, ये ग्राफ थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये आइडियल के लिए है, ये नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन और ये नेगेटिव डेविएशन, इनको छोड़ दो, ये तीनों याद रखना, बहुत सिंपल भी है। जब एक्स ए 1 होगा तो उस केस में पी नॉट ए आएगा। एक्स ए 1 होने का मतलब सॉल्यूशन में केवल कौन है, एक्स ए, मतलब ए वाला कंपोनेंट है, बी एकदम 0 है। तो जब ए है तो प्रेशर कौन बनाएगा, पी ए। तो जहां एक्स ए है वहां पी नॉट ए, जहां एक्स बी 1 होगा वहां पे पी नॉट बी। फिर लाइन वन खींच देना, वो मर्जी आपकी है कि आप पी नॉट ए को ऊपर बनाते हो कि पी नॉट बी को नीचे, ठीक है ना। आप यहाँ पी नॉट ए और उधर पी नॉट बी, मतलब उल्टा भी कर सकते हो, पर ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ कैसा होता है भाई, किस टाइप के सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का। कर्व्ड ग्राफ किसका होगा, कर्व्ड ग्राफ नॉन आइडियल का। ये ग्राफ किसके बीच में है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो एक बार को एक क्वेश्चन था कि द वेपर प्रेशर एंड वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन फॉर डैश डैश सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेट लाइन होगा, समझे ना। तो बस इस तरीके थोड़ी चीजें याद रखना। आप चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये सभी बोर्ड के PYQs हैं। What are the ideal and non-ideal solution? What type of non-idealities are exhibited by cyclohexane, ethanol and acetone chloroform mixtures? अभी देखो, तुमने देखा साइक्लोहेक्सेन में अगर इथेनॉल या इथेनॉल में साइक्लोहेक्सेन मिला दो तो कैसा होता है भाई, इथेनॉल में मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, साइक्लोहेक्सेन ने आके क्या किया, उसको वीक कर दिया, तो कैसा डेविएशन है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब क्यों होता है, वही रीजन पूछा गया, तो ये है पॉजिटिव डेविएशन। एंड क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये है निगेटिव डेविएशन, क्योंकि कुछ बाइंडर बॉन्डिंग बन जाएगी, इसमें टूट जाती है, इसमें और क्रिएट हो जाती है। बाकी आइडियल नॉन आइडियल के लिए ग्राफ जरूर बना देना। अगर पूछा है ना व्हाट आर नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन, तो पहले तो डिफिनीशन लिखो, दो सॉल्यूशन व्हिच फॉलो आइडियल राउल्स लॉ, दो सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। ग्राफ से भी देखो दिखा दिया तुमने। राउल्स लॉ क्या बोलता है कि पी ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए। अब तुमने देखा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो वो भी लीनियर पावर में, ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और लीनियर पावर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है, जो कि ये है। अच्छा, कहाँ गया रिमोट यार, इस रिमोट से तो होगा नहीं, अच्छा यही है। अगला सवाल देखते हैं भाई, व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज। अच्छा, पॉसिबल वैल्यूज या तो लेस देन 1 होगा या किसके लिए होगा वो भी लिखना पड़ेगा। क्या होता है ये, वही कॉलिगेटिव ऑब्जर्व वाली डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव, टोटल नंबर ऑफ, जितना कुछ आता है सब लिखना है, जितना डायग्राम बना सकते हो कुछ भी बना दो उलूल जुलूल, पर लगना चाहिए कि अच्छा बच्चे ने पढ़ लिया। शुरू में दिखा दो भाई, ये देखो एक चीज थी और एरो मार दो, ये दिखा दो, ये लो 2 होगी,
तो कुछ भी बना दो, उसमें क्या है, बस पता चलना चाहिए, ठीक है ना। और लिख दो I ग्रेटर देन 1। तो कुछ भी जो भी आप कर सकते हो, जितना यूनिक करोगे ना नंबर उतने ज्यादा है भाई। प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन आया है प्रूफ करने के लिए। प्रूफ का मतलब क्या होता है कि आपको बताना है जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तुम्हें मालूम है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के, साथ ही साथ कंसंट्रेशन के भी। यहां से हम देख सकते हैं इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एज वेल एज T टू द लीनियर पावर। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या हो गया भाई? अरे भाई इसको मारना ही पड़ेगा। रुक जाओ, इसको निकालने के लिए कुछ जुगाड़ करते हैं। कोई नहीं, बस सर एक बरैया आई है, उससे बच के रहिएगा, ठीक है। इससे मार दीजिएगा उसको अगर आ जाए। चलो भाई, तो यहां से ये फॉर्मूला बनता था पाई इक्वल टू CRT। अच्छा C क्या होता है, और कंसंट्रेशन फर्दर क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स किसके होते हैं ये, इट मींस पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी होती है जो कि किसके प्रोपोर्शनल हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं, एक तरीके का नंबर है, और किसके नंबर हैं, सॉल्यूट के, हेंस प्रूव्ड। तो ये थोड़ी बहुत लाइनें लिखो, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखना है, थोड़ा दिखाना है, अच्छा पाई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा ये वो, और फिर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भाई, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बता ही लोगे। हाउ कैन यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट यूजिंग इट। अच्छा ये अच्छी चीज है कि हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे बॉइलिंग पॉइंट का यूज करके। तो डेल्टा टी भी किसके बराबर होता है, के बी इंटू एम के। हालांकि आई भी होता है पर अभी आई को इग्नोर करते हैं, 1 ले लेते हैं। चलो हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इनमें मॉलिक्यूलर मास कहां पे छिपा हुआ है, किस फैक्टर के अंदर मॉलिक्यूलर मास छुपा हुआ है, वो भी सॉल्यूट का, मोलैलिटी के अंदर। तो भाई मोलैलिटी को लिख लेते हैं, जो भी होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। अच्छा मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपसे पूछा गया है फॉर्मूला क्या होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का, तो इसको इधर ले आओ, बाकी सब उधर ले जाओ। तो MW का फॉर्मूला आ रहा है यहाँ से KB इंटू में गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू में डेल्टा टीबी। इसी को WW करके WA WB लिखा जाता है। सॉल्यूट को हम क्या लिखते हैं बेटा, A या B, और सॉल्वेंट को तो बस ऐसे ही बुक्स में बनाते हैं, ये रहा B ये रहा A, W लिख देते हैं, M की जगह वेट लिख देते हैं। मास और वेट केमिस्ट्री में सब बराबर है, फिजिक्स में थोड़ा अलग होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या भाई, फॉर्मूला। तो बस यही पूछा था दूसरे केस में। तो ये चीजें नॉर्मली हैं जो आपको पता है, बस अपने आप से पूछना है कि अच्छा क्या होता है ये मोलैरिटी, क्या होता है फॉर्मूला, उसको और एक्सपेंड करके लिखो। धीमे धीमे जब पूछोगे लिख दोगे, कुछ ना कुछ एग्जामिनर नंबर दे ही देगा। हाँ इसका काम यार कुछ अलग है। ओ समझे, चलो तो ये सवाल भी देख लिया। अगला सवाल देखो भाई, ये कहाँ पे आया है, पंजाब, रह गया क्या कोई, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ KI इफ डेंसिटी इज इतना, हरियाणा बोर्ड 2015-18 कर सकते हो भाई। मास बाई मास परसेंटेज दे रखा है क्या, अरे देखो भाई
हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों निकालना है। वेट बाई वेट परसेंटेज कितना है भाई? 20%। अच्छा, वेट बाई वेट परसेंटेज का क्या यही मतलब होता है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ किसमें भाई? सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्वेंट नहीं। अच्छा ठीक है, सॉल्यूट कौन होगा भाई? देखो, अगर बोला है KI का सॉल्यूशन है, मतलब KI पानी में मिला दिया होगा। जब भी कोई दूसरा कंपोनेंट ना दिखे, केवल एक दिखे, तो दूसरा कौन होगा? पानी। यानी वाटर बनेगा सॉल्वेंट और KI बनेगा सॉल्यूट। यानी सॉल्यूट कितना है आपके पास? 20 ग्राम। और सॉल्वेंट कितना होगा? अगर सॉल्यूशन भैया 100 का है तो सॉल्वेंट कितना होगा? 80 ग्राम होगा। यानी पानी 80 ग्राम है, समझ आ गया? ये इतना है। अब आपको बताना क्या? मोलैरिटी। पहले मोलैरिटी निकालते हैं। होता क्या है ये? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दे रखा है क्या? नहीं, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए बहुत अच्छी चीज है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है। एक्वस KI बोला है। एक्वस KI का मतलब सॉल्यूशन की ही डेंसिटी दे रखी है, KI की नहीं समझे? अगर KI की डेंसिटी देता तो एक्वस नहीं लिखता। एक्वस KI मतलब सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का मास पता है, तो वॉल्यूम भी निकल सकता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, समझ रहे हो? वही चीजें लग रही हैं, बस थोड़ा बहुत आपको लिखना तो पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। फॉर्मूले याद होंगे तो तुम समझ जाओगे अच्छा क्या करना है। हाँ, ये सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में KI है, मतलब पूरा सॉल्यूशन की बात हो गई। हाँ, दिस इज वॉल्यूम। डायरेक्टली आप रखो यहाँ पे 1.202। अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब होगा मास गिवन, जो कि सॉल्यूट का है, डिवाइडेड है मॉलिक्यूलर मास। KI का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो। पोटेशियम का 40, आयोडीन का पता नहीं, अब क्वेश्चन वाला दे देगा, ठीक है, जो भी होगा। क्लियर है ना? आयोडीन पता नहीं, बहुत बड़ा निकालने तो निकाल सकता हूँ। एटॉमिक नंबर अपना नोबल गैस होती है, नहीं नोबल गैस के बगल में होती है ना, तो निकाल ही देते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन। अरे यार, आयोडीन किस में आता है? इस फैमिली का मेंबर नहीं है। नाना पार्टिकल, छोड़ो भाई, आयोडीन का कुछ होगा, मास ऑफ दे देगा, छोड़ो। समझ गए ना इस सवाल में कैसे करेंगे? अब मोलैलिटी जैसे आया वैसे ही मोलैलिटी भी निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 80, और केजी में कन्वर्ट करोगे तो मतलब सारा कुछ सेट। देखो, ये जो तुम वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम किस में आएगा बेटा? ml में आएगा, पर रखना किस में? लीटर में। तो काफी चीजें अभी कन्वर्ट होंगी। अभी तुमने देखो क्या लिखा? डेंसिटी। और डेंसिटी को जब हम मास से डिवाइड करेंगे, सॉरी, मास को जब हम डेंसिटी डिवाइड करेंगे तब वॉल्यूम आएगा। तो मास लिखो भाई, कितना है भाई? मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, और इसको डिवाइड करेंगे डेंसिटी यानी कि 1.202 से, तो ये वॉल्यूम आ गया, लेकिन ml में आया। फर्दर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके अब लीटर में हुआ है। तो ये कैलकुलेशन होगी तब जाके आंसर आना है, डायरेक्टली मत करना है इसको। तो मैंने क्या बोला? अच्छा, अरे यार मैं नोबल गैस लिख रहा था, बोला तो मैंने सही था, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ठीक है, ओके, इसको देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूछा प्रूव दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कैसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वही चीज है, आपको लिखना होगा डेल्टा TF बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। सो डेल्टा TF विल बी equals to KF into M. Further, delta TF will be equals to KF multiplied by number of moles of solute divided by mass of the solvent. Hence it is proved कि नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरे केस में हमें निकालना है कुछ कुछ, बोला है 45 ग्राम मिथाइलिन ग्लाइकॉल को हमने मिक्स कर दिया 600 ग्राम के किसमें? पानी में। तो भाई पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना? जब कोई नॉन वोलाटाइल चीज वोलाटाइल के अंदर डाल देते हैं, पानी वोलाटाइल था, उसमें क्या मिला दिया? इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये ग्लाइकोल, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सभी क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं और नॉन वोलाटाइल भी हैं, ठीक है, हवा में नहीं उड़ते, एकदम सॉलिड रहते हैं। सो 0 डिग्री होता है नॉर्मली, यानी आंसर कुछ नेगेटिव का होगा, है ना? कैसे निकालोगे भाई? इसी फॉर्मूले से। KF की वैल्यू दे रखी है शायद, मोलैलिटी लिख ही लोगे, तो KF है हमारे पास 1.86। यूनिट का ध्यान देना, ये केल्विन kg पर मोल है,
यानी अब इससे मल्टीप्लाई जो भी करूंगा उसको केजी कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं सीधे 45 बटे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भाई, जो भी होगा उससे रख दूंगा और डिवाइड कर दूंगा मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है भाई? ये रहा, पर इसको किस में रखना है? ठीक है। अब जो मल्टीप्लाई करके आएगी वैल्यू वही क्या होगा? डेल्टा टीएफ। पर उसको माइनस में रखना पड़ेगा आपको। ये जो भी वैल्यू आएगी इसको आपको जीरो से घटाना पड़ेगा, या बोले कोई भी चीज जीरो से घटाने के बाद वही नेगेटिव बन जाती है। जीरो में से 2 घटाओ कितना आएगा? मतलब कोई भी चीज, जो भी चीज आप घटा रहे हो, जैसे 2 घटा रहे हो तो उसी का माइनस बन जाएगा। ऐसे लिखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी एफ डेल्टा टी एफ आपके सामने आ गया। उल्टा लिख दिया मैंने शायद, ठीक है। हमें निकालना था क्या? ये निकालना था, राइट। उल्टा लिख दिया क्या फिर से मैंने? ठीक है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। हमें निकालना था ये चीज, तो ये इधर जाएगा और ये उधर जाएगा, क्यों भाई? तो आंसर आ जाएगा टी नॉट एफ कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पानी का, माइनस डेल्टा टी एफ जो आपका निकल के आया, और बराबर किसके? टी एफ के। तो बस इस फॉर्मूले से लिख दो, चाहे तो डायरेक्टली लिख दो, बात बराबर है, समझ जाएगा क्वेश्चन वाला, ठीक है। सिंस डेल्टा टी एफ इज दिस, सो टेम्परेचर विल बी माइनस का दिस। समझे क्या? समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज इतना, ठीक है। स्टेट बोर्ड, पंजाब स्टेट बोर्ड 2017, ठीक है ना। पंजाब के स्टेट बोर्ड में आया होगा, जैसे सीबीएसई बोर्ड है वैसे ही पीवी बोर्ड है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज इतना व्हेन 1.8 किलोग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल इज डिसॉल्व्ड इन दिस। आपको बताना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्या डेल्टा टीएफ दे रखा है? डेल्टा टीबी सोचो। डेल्टा टीबी का मतलब होता है चेंज इन, क्या चेंज निकाल सकते हो? पहले कितना था बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट? 353.23 केल्विन। अब कितना हो गया? 354. तो चेंज निकाल ही सकते हो। कितने का आ रहा है? लगभग 2.1.1.0.0। तो डेल्टा टीबी कितना आ गया भाई? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो हमने फाइनल बॉइलिंग पॉइंट में से इनिशियल घटाया तो आया कितना चेंज? 1.12। तो इनडायरेक्टली ऐसे डेल्टा टीबी भी दे सकता है आपको, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है। समझ रहे हो? 2 टेम्परेचर दे देगा, घटा के निकालना होगा, तो सब्ट्रैक्शन ध्यान से करना, जैसे कि इस केस में किया, अदरवाइज गलत हो जाएगा। गलत कर दिया क्या मैंने? कुछ गलत ही कर दिया, उल्टा घटा दिया ना। इसमें से इसको घटाना है, फिर से लिखते हैं। ये होगा 354.11 और ये 353.23। सो भाई ये 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7। फर्दर ये कितना बन जाएगा? 9। 9 में से 2 जाएगा तो फिर से 7 हो जाएगा पॉइंट। ये बन गया 3 तो 0। अरे भाई ये क्या हो रहा है? इतना ही आ रहा है क्या? 0.77? अरे फिर भी इसमें क्या अप्रोक्सीमेट कितने का चेंज आ रहा है? 0.77 का आ रहा है क्या? प्लीज एक बार को कैलकुलेटर से भी बता दो, कंफर्म हो जाए। क्या यार सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हम लोग, यही है कैलकुलेटर का यूज ज्यादा करना। अरे यार वो 0 थोड़ी है, सही बात है, वो 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा। पर यार मेरी कैलकुलेशन 10 ही कहती है, मैं क्या गलत सोचता था क्या सब्ट्रैक्शन को? भाई देखो 1 लिखा था, कैरी लेंगे 1, अच्छा 11 ही बनेगा, ठीक है। ज्यादा ही हो गया दिमाग में भाई टेंशन।
कोई नहीं, डेल्टा टी भी मान लो आ गया किसी तरीके से, जो कि है 0.88 डिग्री केल्विन। अब डेल्टा टीवी को किसके बराबर कर दो, के बी इंटू में एम के बी भी दे ही रखा है शायद, देखो के बी दे रखा है कि नहीं, 2.53 इंटू में मोलैलिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई, तो भाई बिल्कुल भाई, और क्या समझ गया ना। तो 90 इंटू 10 की पावर -3 सॉल्यूट के मोल्स क्या लिख सकते हैं, गिवन मास जो कि कितना है 1.80 डिवाइडेड बाई, अब आपको बस इधर उधर करना है, याद रखना। हाँ जी हाँ जी, अब ये जो 90 करके लिखा था ना, ये इधर लिखना है 90 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको इधर भेज देना, बाकी सबको इधर करके सॉल्व कर देना। समझ रहे हो बात को। अच्छा ये चीज नीचे है 1.80 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, इस तरीके से, और इसको भी ऐसे। अब ठीक है, समझ गया ना। तो अब इस तरीके से कैलकुलेशन सॉल्व होगी। तो मेन इस चैप्टर में देखो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। हाँ अप्रॉक्स लेके सॉल्व कर दो, लास्ट में ज्यादा टेंशन मत लगाओ। फॉर्मूला हमेशा लिखो, भले ही फॉर्मूला तुम्हें आता है, जैसे इस केस में मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, जबकि आपको आंसर देते टाइम शुरुआत में एक लाइन लिखनी है फॉर्मूला यूज्ड, ठीक है, फिर लिखो गिवन, इस तरीके से लिखोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा। और वैसे भी पेपर में आपको कुछ ही एक क्वेश्चन करने हैं, ऐसा तो नहीं हर उसमें करना है कैलकुलेशन ही, कुछ थ्योरेटिकल होंगे, तो एक आदमी इतना बढ़िया से सजा के लिख सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना, अब तुम्हारे टीचर पे डिपेंड कर रहा है वो कैसे बना रहे हैं। अरे बोर्ड की मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं जो अभी तुम्हारा टेस्ट होने वाला है परसों नरसों जिस भी होगा, बोर्ड के टाइम पे अलग टिप्स होंगी भाई। ठीक है, ये है ऑल इंडिया स्टेट बोर्ड दिल्ली का, उससे सवाल आए हैं, जैसे कि इसमें और टाइप का है, जितने भी अभी तक सवाल हैं वो 5 नंबर के हैं, जितने भी आपने अभी तक किए ना ये 5-5 नंबर के हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ज्यादातर 2-2 पेयर आते थे, ये एक ही आया था। मे भी पता नहीं, शायद पहले डेल्टा टी भी निकाला फिर उसको किया, इसलिए 2 नंबर हो गए, मतलब 5 नंबर हो गए। पर भी मैंने सारे कॉपी किए एक जगह से, 5 ही नंबर के हैं, हो सकता है। पहले हेनरी लॉ के बारे में थोड़ा बहुत, फिर राउल्स लॉ के बारे में लिखना है थोड़ा बहुत, फिर भाई क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन भी कैसा पूछा है, बोला है इतने को डिसॉल्व किया मिलीग्राम में इतने ml के अंदर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है हमें, टेम्परेचर भी दे रखा है, assuming that this is non electrolyte calculate the molar mass। टॉर प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट टॉर होती है, टॉरिसेली बोलते हैं इसको, बिल्कुल पास्कल होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सो पाई बराबर क्या होता है CRT, पाई कितना दे रखा है 0.335, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हालांकि क्वेश्चन वाले को देना चाहिए, तो अभी लिए 8.314 लिख दो, कुछ केस में 0.08 यूज करते हैं। टेम्परेचर कितना लिखेंगे भाई 298, बोलो भाई 298 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो सी से, सी मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला, हाँ जी कैपिटल एम का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दे रखा है क्या, अरे वॉल्यूम दे रखा है भाई 35 ml है, तो डिवाइड में 35 इंटू 10 की पावर -3 लिख देते हैं, और ऊपर अब लिखना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो क्या 8.95 डिवाइडेड बाय mw लिख दें, यानी 8.95 इधर मल्टीप्लाई, और नीचे आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्वियसली सॉल्यूट का। सॉल्यूट ये कोई एक जीन का फ्रैगमेंट है जो कि डिसॉल्व कराया गया, यही तो पूछा गया है। मास दे रखा है, पूछा है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना रहा होगा अगर इतना ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहा है, तो सारी चीजें दे रखी हैं, बस एक चीज पूछी गई। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि यार ये क्या हो रहा है, इतना कैलकुलेशन मुश्किल, पर इतना समझो फॉर्मूला हमने सेम ही यूज किया है, तो कम से कम फॉर्मूला लिखना, फिर भगवान के भरोसे छोड़ के उसको सॉल्व करने लगना, और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करोगे तो धीमे धीमे आ ही जाना है। अरे अभी से लेके अपने पास बोर्ड के लिए बहुत टाइम है,
अभी ये टेस्ट दोगे, फिर पीरियोडिक टेस्ट होंगे स्कूलों में, यहाँ भी टेस्ट होंगे, धीमे धीमे रिदम आ जाएगी। और जो आपको बोर्ड में पेपर आएगा ना, ये जो काफी सारे क्वेश्चन है ना, ये लोग डायरेक्टली बोर्ड के क्वेश्चन नहीं डालते हैं, डेटा बदल देते हैं, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसलिए ये बहुत सारी फालतू कैलकुलेशन हमें करनी पड़ रही है। पर बोर्ड्स में जो डेटा आएगा वो प्रॉपर नॉर्मल डेटा होता है, जिसको काट वाट के आप नॉर्मल एक होल नंबर आंसर दे सकते हो उन्हें, ठीक है। कॉपीराइट मतलब डिपेंड करता है ना, अगर आप परचेज का काम कर रहे हो, जैसे किताब से निकाला है, किताब तो बेची जाती है, और किसी और का कंटेंट बेचोगे तो उसका वकील आप पे कॉपीराइट डाल सकता है। जब तक वो सेल और परचेज में नहीं है, एफिडेविट लगाना पड़ता है ना कि किस एफिडेविट के हिसाब से आप इन पे वो कर रहे हो, तो सेल और परचेज के उसमें आनी चाहिए। अदरवाइज तो मैं पीडब्ल्यू की भी फोटो लगा के अब तुम लोग को दिखा सकता हूँ, पर अगर मैंने इसको बैच लॉन्च या कुछ ऐसा कुछ कर दिया कि ऐसा है वैसा है, फिर ऑब्वियस सी बात है कॉपीराइट वो कर सकते हैं, और करेंगे ही, कर सकते क्या, उनकी टीम ही होती है, पूरे बंदे बैठाए जाते हैं कि भाई आपका काम ये है। अदरवाइज ना कोई कंपनी, बड़ी कंपनी नहीं बन पाएगी, इतने कॉम्पिटिटर है ना आसपास। और यही सेम चीज होती है दवाइयों के काम में, आपने देखा होगा दवाइयों की बहुत फेक कंपनीज बन रही हैं। पैरासीटामोल की हजारों कंपनीज देख ली होगी, मतलब बहुत सारी हैं, 10-12 से ऊपर है, और कोई यहाँ कॉपीराइट लगाता नहीं, क्योंकि सबका अभी बहुत ही कम बिजनेस है ना, मेडिसिन का बिजनेस बहुत कम कंपटीशन में, ज्यादातर सेम कंपनी ओन कर रही है, जैसे सिप्ला हो गई, या एक और कंपनी है, काफी बड़ी बड़ी कंपनी है सारी, एकदम छोटी छोटी कंपनी बना दी हैं, और मार्केट में बेचती हैं सस्ते दामों पे। महंगा तो बेचती हैं, तो अमीर लोग महंगा ले लेंगे और गरीब लोग सस्ते में आ जाएंगे। तो दोनों फील्ड को कवर करने के लिए ये करते हैं, और कॉपीराइट अपने पे कौन ही मारता है, वरना यहाँ पे मेडिसिन कम हो जाए, समझ रहे हो, ऑथेंटिक रहें। कई सी ऐसी मेडिसिन है ना, जैसे बाबा रामदेव का तुमने देखा होगा, क्या नाम है, जो आयुर्वेदा नाम से वो मतलब बेचता है प्रोडक्ट, उसमें काफी क्लेम्स आते हैं, जब वो ऑनलाइन बेचता है तो काफी लोग पढ़ते लिखते हैं, जो चीजें देखते हैं सैंपल, वो बोलते हैं कि भाई ये तो गलत प्रमोशन कर रहे हैं, इसके अंदर तो इतना कंटेंट ऐसा है। जैसे रूअफ़ज़ा की बोतल उन्होंने बेची, बोला कि एकदम आयुर्वेदिक है, कोई शुगर नहीं है इसमें, देखा गया बोतल के पीछे ही लिखा है 99% शुगर क्लेम कर रही। तो जब मतलब इस तरीके प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो लोग, तो क्लेम करने वाले लोग हैं, पर उन्हें या तो रोक दिया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि पास नहीं होगी। जैसे सेंसर बोर्ड होता है ना, ये सब बड़ी जरूरी चीजें हैं, अगर इन्हें किसी ने कंट्रोल कर लिया ना, जैसे सीबीआई गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, इस वजह से गवर्नमेंट पे कोई एजेंसी वो नहीं करा सकती कि कितने का घपला हुआ है। गवर्नमेंट जब चली जाती है ना, दूसरी गवर्नमेंट आके सीबीआई पे रेड करके तब करती है। जैसे अगर बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी पे कोई भी वो नहीं कर सकता, जब बीजेपी गवर्नमेंट जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, तब सीबीआई काम करेगी, अभी सीबीआई उन्हीं के कंट्रोल में रहती है। तो ये बड़ी दिक्कत है, गवर्नमेंट बॉडी है, पर उसको कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाना चाहिए, जिससे वो संविधान के हिसाब से चले। जैसे कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई सरकार आए या ना आए उनमें फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करते हैं, और उसी वजह से न्याय होता है। और यही सिस्टम में दिक्कतें हैं जिनको थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। सीबीआई का मतलब फॉर्म निकालना चाहिए प्रॉपर, उसमें बंदों को भर्ती होनी चाहिए, पर ऐसे नहीं करते हैं आजकल। तो सीबीआई में एडमिशन लेना है तो जो पुराने पुलिस वाले होते हैं उन्हीं को बना देते प्रमोट करते करते, क्योंकि उन्हें पता है वो हमारे उनमें कांड में है, कई से एनकाउंटर लिखे हुए हैं उनके नाम पे, वो कुछ बोलेंगे नहीं, हमारे हिसाब से काम करेंगे। बंदा फंस जाता है ना। अब तुम ही पुलिस में हो, मान लो एक एनकाउंटर किया तुमने, वो फेक निकल गया, अब तुम भीख मांगोगे अपने ऊपर वाले से, तो वो बोलेंगे ठीक है कोई नहीं, छुपा देते हैं बात को। अब यही बात का यूज करके तुमसे दूसरा गलत काम वो करवा लेंगे। तो इस तरीके से ही बाद में फिर इसी जैसे कोई बड़ा मैटर हो गया तो लो भाई इसको फंसा दिए। हाँ ऑब्वियसली, छोटे ही बंदे फंसते हैं। खैर हम लोग कहाँ आगे भाई, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो ये इस तरीके से सवाल होगा, ऑल इंडिया स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है 2011 का। बिल्कुल बिल्कुल। चलो सवाल दूसरा भी देख लेते हैं, इसमें भी राउल्ट फ्लॉ बताना है। अच्छा इसमें फ्रीजिंग पॉइंट देखो क्या पूछा गया है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो नॉन वोलाटाइल कौन है, ये जो डाला गया है 1 ग्राम, और वो बेंजीन कौन है, वोलाटाइल। बेंजीन कैसा होता है भाई, वोलाटाइल होता है। बेंजीन को इसीलिए ब्लू या फिर ब्लैक कलर की बोतल में रखा जाता है ताकि उड़ ना जाए, ठीक है ना। तो बेंजीन का 50 ग्राम है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम है।
हमें बताना है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं भाई। हम वाला जा नहीं पाए, मैं घर चला गया उससे पहले। क्या निकालना है भाई? डेल्टा टी एफ दे ही रखा है, फाइंड मॉलिक्यूलर मास। कर सकते हो सभी लोग, कर ही लो भाई। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में एम। के एफ दे रखा है क्या? जो जो देता रहे, डेल्टा टी 0.40। डिप्रेशन का ही दे रखा है ना, लोअर इन द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब वही है डेल्टा टी एफ। अच्छा, मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? ये रहा। तो 1.00 डिवाइडेड बाई मास ऑफ दिस। डिवाइडेड बाई कौन था भाई? सॉल्वेंट है अपना 50 इंटू 10⁻³ सारी चीजें मतलब लिखी रहती हैं, बस फॉर्मूला लिखो और लिखते चले जो लाइन से, बस पढ़ते चलो क्वेश्चन को। ठीक है, कौन सॉल्यूट है। क्या हो गया भाई सृष्टि, परेशान हो गया? तो क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन चल रहा है सामने, समझे ना? अब देखो तुम लोग इतनी दूर से आते हो, मैं समझता हूँ नींद भी आने लगती होगी, तो इसके लिए ना यहाँ पे थोड़ा सा अपन कोशिश करते हैं रसना वसना बना के पीते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कैफेटेरिया बना लेते हैं, थोड़ा बीच बीच में पढ़ के वहां बैठ के थोड़ा चाय नाश्ता, है कि नहीं? पहले भाई जब मोबाइल वोबाइल नहीं थे, साइबर कैफे जाना मजा आ जाती थी, एसी भी रहती थी, कंप्यूटर भी मिलता था। 15 रुपए में शायद वो 1 घंटे देते थे, ऐसे ही कुछ होता, 15 रुपए में 1 घंटे कंप्यूटर चला लो। अरे उस समय तो 15 रुपए भी बहुत मुश्किल से बंदा इकट्ठा करता था। तुम लोग के टाइम पे शायद इतनी गरीबी नहीं होगी, मेरे टाइम पे थी, काफी गरीबी थी भाई। समझ गए ना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फिर है आपके पास ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2017-18 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें हमें परसेंटेज एसोसिएशन को फाइंड करना है। देखो भाई, ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा, रहने तो देंगे लेकिन थोड़ा सा समझाना मेरा फर्ज है। फ्रेश माइंड से करोगे, चलो भाई कोई बात नहीं, रहने देते हैं। What mass of NaCl must be dissolved in 65 ग्राम of water to lower the freezing point by 7.50 डिग्री सेल्सियस? द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम एब्यूलियो नहीं क्या बोलते हैं इसको दूसरा नाम, वो तो डेल्टा टी केबी को बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं इसको, ठीक है ना? वो केबी होता है, तो ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। क्रायो, CRYOSCO, क्रायोस्कोपिक, KF, ठीक है ना? क्रायोस्कोपी मतलब वो साइंस का ब्रांच जहां पे हम बड़े कम टेम्परेचर की बातें करते हैं, ठीक है ना? क्रायोस्कोपी, क्रायो सर्जरी सुना है नाम? नहीं नाम सुना है? कुछ सर्जरी को ना बड़े कम टेम्परेचर में किया जाता है। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शायद इन्फेक्शन के चांसेस होंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, तो कई सारी सर्जरीज हैं, या किसी चीज को प्रिजर्व भी करना है तो भी कम टेम्परेचर में किया जाता है, बिकॉज उस केस में एनर्जी बड़ी कम होती है सराउंडिंग की, ठीक है? इसीलिए अगर किसी सिस्टम की एनर्जी 0 कर दो तो वो क्रिस्टलाइन हो जाएगा, मतलब एकदम क्रिस्टल बन जाएगा। थर्मोडायनेमिक का नियम पढ़ा होगा शायद, और अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन बॉडी चेंज इन एंट्रोपी इज 0, सुना है? हाँ, पिछले साल 11th में। अगर कोई बॉडी एकदम परफेक्ट सॉलिड है, क्रिस्टल है, जैसे ये परफेक्ट सॉलिड नहीं है, ठीक है, इसको पिचकाओगे दब जाएगा। परफेक्ट क्रिस्टल जैसे डायमंड हो गया, हालांकि डायमंड भी टूटने को टूट ही जाता है, एकदम जो परफेक्ट सॉलिड होगा उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू 0 होगी, मतलब कोई एक चीज होगी जिसको तोड़ ही नहीं सकते। अब ऐसी चीज अभी अर्थ पे तो नहीं है, अर्थ पे तो सब टूट जाता है। ग्राफीन की बात करो, वो आर्टिफिशियल हम ही ने बनाया। हमारे घर के बगल में थोड़ी मिलती, दिखा दो। अगर हम लोग को कहीं मतलब सरकार की तरफ से कहीं जाने की आजादी हो ट्रिप पे, तो बंदा जाके दूसरे देश में ढूंढ भी सकता है ये सब चीजें, है कि नहीं? मान लो हमी को हांगकांग भेज दिया जाए, वो भी है एक चीज। लेकिन अगर मान लो ऐसा रिसर्च करने के लिए भेज दिया जाए किसी बड़े दूसरे कंट्री, तो मजा ही आ जाए। पर भेजा जाता है केवल उन्हीं को भेजा जाता है जो जिनके नंबर अच्छे आते हैं, यूनिवर्सिटीज में टॉप होते हैं, उन्हीं को भेजते हैं।
भेजते तो हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से भी गए थे लोग, जापान गए थे, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी उसके रिसर्च के लिए गए थे बंदे, आज भी जाते हैं फॉरेन पढ़ने जाते हैं। घूमने जाने का मन करता है, लेकिन ये नहीं कि रहने ही लग जाऊं, रहने में तो यही मजा आती है, कहीं भी रहो, इंडिया के किसी भी कोने में रहो अच्छा ही लगता है कि चलो अपने ही उसमें। अब ये भी एक चीज है, कहीं भी मजबूरी में रहने लगोगे तो आदत बनी जाती है वहाँ की। अब मुझे कोई उठा के, मतलब कहीं भी मुझे कोई लेके चल जाए मजबूरी, मान लो किडनैप कर ले, 1-2 महीने रह ले कनाडा वगैरह में, तो फिर वहीं आदत हो जाएगी। पर यहाँ नहीं आऊंगा मैं सोचूंगा वहीं ठीक है, किडनैप ही रहता हूँ और क्या। अच्छा तो ये सवाल देखो भाई, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या था, के एफ इंटू में एम। क्या के एफ पता है? 1.86। डेल्टा टी एफ भी पता है? कहाँ पे? सी पर मीटर, अरे कुछ यूनिट, सी तो डिग्री सेल्सियस हो गया, पर मोलैरिटी दे दिया, मोलैरिटी की यूनिट मोलैरिटी ले लिया, एम छोटा एम, समझ रहे हो, उसकी यूनिट ही छोटा एम ले लिया। हालांकि इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, ठीक है, मोलैरिटी की यूनिट मोल पर केजी, यहाँ पे उसकी जगह डायरेक्ट छोटा एम लिख दिया, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस है, क्या है डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं जरूरत पड़ेगी, इसको ऐसे ही रख दो, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री में लिखो चाहे केल्विन में सेम ही होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ओ NaCl के लिए वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा भाई, 2। NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, 2। कहाँ दे रखा है, अच्छा बोल रखा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारे पास 100% NaCl नहीं टूट रहा है। अगर 100% टूट जाता, अगर 100% टूट जाता तो कितना होता, 2 हो जाता। अब 100% से कम टूट रहा है तो लगभग 1.87 आ रहा है, तो दे रखा है तो लिख देते हैं, अदरवाइज 2 लिख लेते हैं हम लोग। हमें क्या निकालना है, मोलर मास दे रखा है NaCl का, मास निकालना है, वॉट मास, ठीक है। तो इस बार को ऊपर वाला चीज निकालनी है, मास, और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है भाई 58.5, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है शायद, इंटू में 65 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि इसको केजी में रखना पड़ेगा, तो इसको निकालना है, इन सबको इधर भेज दो और सॉल्व कर दो। कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, कैलकुलेशन कह रहा हूँ, कैलकुलेशन भले ही ज्यादा है बट हाँ किया जा सकता है, अप्रोक्स में कर सकते हैं, करेंगे अप्रोक्स में, अप्रोक्स ही करना पड़ता था जब हम लोग करते थे, खटाखट खटाखट जल्दी जल्दी, स्कूल में ही सिखाया जाता था जल्दी कैलकुलेशन करो, सैनिक स्कूल में। पॉइंट में जाना है आंसर, पॉइंट में नहीं यार, मेरे को वही, मैं एक बार ही मैंने वही कहा, बोल दिया मेरे को, मैम यही तो आ रहा है, एक वाले पॉइंट का फर्क है, मैंने आगे अप्रोक्स लिखा, मैं नहीं दूंगी नंबर, चले जाए यहाँ से, मैं नहीं दूंगी पूरा 3 नंबर। चलो अप्रोक्स में भी करके देखते हैं कैसे आएगा। देखो ये और ये लगभग लगभग सेम लग रहा है क्या, नहीं कटेगा नहीं ना, सामने सामने लिखा है, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, साथ में लिखा है ना मल्टीप्लाई में, क्लियर, मोलैरिटी में आएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ये रहा मोलैरिटी। क्या भाई, देखो देखो किससे कटेगा, इससे, अरे फिर कैसे कटेगा, वो नीचे ही आएगा ना, अरे ये क्या है, इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कटता थोड़ी है, इसको इससे मार सकते हैं हम लोग। देखो चलो मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करता हूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ, 1.86 को 2 ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी 2 ले लेते हैं भाई, 2 2 जा, इसको 60 ले लेते हैं सीधे, है ना, और ये भी 65 लिखा है, इसको भी 60, 2 3 जा 6 30, 2 3 जा 6 30, अब ये 30 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 900 इंटू में 8 ले लो बराबर,
अच्छा 10⁻³ भी आ रहा है भाई, बस आंसर आ गया। मास इक्वल टू 9 8 78, तो 7.8 हो गया, बस इतना ही आंसर है। 9 8 72 होता है, और 1 2 3 जीरो, अच्छा 1 2 ही जीरो रहेंगे, तो इससे ये मर जाएगा और आंसर आ जाएगा 7.2 ग्राम्स, है कि नहीं। अब अप्रॉक्स में आया है, ऑब्वियस सी बात है, 9 ग्राम भी हो सकता है, 8 ग्राम 5 ग्राम भी आंसर आ सकता है, काफी ज्यादा अप्रॉक्स में आ सकता है। कोई नहीं, मर्जी है अपनी, 70 भी ले सकते थे, 60 ले लिया, लेकिन हाँ ये तो पक्का एक पूरा गलत है ना, इससे दूर ही आंसर होगा, पास तो नहीं हो सकता, कुछ ज्यादा ही अप्रॉक्स हो गया है, मतलब दूर आंसर आएगा। एक्चुअल आंसर 12 13 होगा, अगर ज्यादा का हुआ तो 12 13, कम का हुआ तो 1.2, पर चलो कोई नहीं, अप्रॉक्स करना भी आना चाहिए कभी कभी। चलिए बिल्कुल, अगला सवाल है, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, वही है, ब्लेंड्स क्यों होते हैं, रीजन है, हमें थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा इसमें कि ऐसा क्यों होता है। एज वी गो डाउन द वाटर साइड, व्हाट हैपेंस, प्रेशर, ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रेशर, nitrogen gas dissolve in our blood will be increased, and when the man will come upside, pressure will get decreased, and hence the solubility will also get decreased from the body, it will hurt, okay okay, बिल्कुल बिल्कुल, फीलिंग फीलिंग ऑफ, इसका बताओ दूसरे वाले का, दिमाग नहीं चलता, दिमाग ना चलने से वीकनेस होती देखो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे क्या कम होता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना, प्रेशर कम हो जाता है हाइट पे, जितना नीचे रहोगे उतना प्रेशर ज्यादा। अभी हम हवा में नीचे है ना, जैसे पानी में भी नीचे जाओगे, बिल्कुल जैसे पानी में नीचे जाने पे रोजियस के फैक्टर से बढ़ता है, वैसे ही लिक्विड ही तो है, मतलब इसको फ्लूइड बोलते हैं, लिक्विड नहीं। हम जिस एरिया में है अभी, हमारे आसपास क्या है, गैस ही गैस है, जैसे मछली को नीचे पानी के अंदर वैसा नॉर्मल लगता है, हमें यहाँ नॉर्मल लगता है, तो यहाँ पे भी नीचे प्रेशर ज्यादा ऊपर कम, तो प्रेशर कम होने से क्या कम हो गया भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, जब ब्लड में ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फिर भाई माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एनर्जी पैदा करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, जिसकी मदद से वो ग्लूकोज को जलाता रहे और उसको जलाने से एनर्जी बॉडी को मिलती रहे, तो काफी ज्यादा चीजें होती हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है, और इस बीमारी को एनॉक्सिया बोलते हैं, एनॉक्सिया, ठीक है, नहीं भाई इसी में लिखा हुआ था तब देखा था, एनॉक्सिया, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, क्लियर है क्या, फिर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं क्या, ये थ्योरी बेस्ड है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझ रहा हूँ, इसीलिए लास्ट में मैंने थ्योरेटिकल जो भी चीजें छूट रही थी एनसीईआरटी से वो भी लिखा दिया, अरे बता दिया, मतलब अब लिख ही लोगे तुम लोग बेंड्स वगैरह, इंग्लिश तो बोल ही लेते हो, लिख भी लोगे, है कि नहीं, बिल्कुल। चलो इसके नोट्स भेज देते हैं तुम लोग को, यार यहाँ प्रिंटर एक रखना पड़ेगा अच्छा वाला, कहाँ है, ऐसा क्या, तुम लोग 12th में हो ना, ठीक है, अरे वो ठीक है, क्या नाम है इसका, अरे ये क्या हो गया, कल पेपर है, परसों तो सुबह 9 बजे आएगा, फिर आएगा ना, तूने पूछा उसके लिए,
जय हिंद भाई, ग्रुप पे भेज देते हैं। और सर सब बढ़िया एकदम। वो क्या चलता है स्कूल में, स्कूल सिनेमा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट सिनेमा चला हुआ सर, किस दिन 4-5 घंटे की सीरीज दिखा हुआ बढ़िया। इंटरस्टेलर दिखा दो, मैंने आज तक इंटरस्टेलर देखी नहीं। भाई क्या मूवी है यार, अभी तक यहाँ पे पूरा मैं स्पीकर को कर ले आऊंगा घर से। स्पीकर इसमें काफी तेज है भाई। नहीं वो तो सामने से आएगा ना, पीछे सिनेमैटिक ओह, यहाँ पे सराउंड करके। और एक सर के नीचे। सही बात है। होम थिएटर बनानी है अभी 10 मिनट अच्छा, आजकल हम मूवी के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बने। मजा नहीं आता है उसमें, आप